नमस्कार। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव कुमार, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी। आज हमारा टॉपिक है यूक्रेन रशिया क्राइसिस। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। प्रवीण जी, धन्यवाद। जैसा कि आपको अपडेट्स मिलते रहे होंगे कि अभी यूक्रेन क्राइसिस पूरे चरम पर है और वॉर डिक्लेयर हो चुका है। और इसके रीजंस हम जानना चाहते हैं सर कि ये यूक्रेन क्राइसिस क्यों हुआ और रशिया ने अटैक क्यों किया। इसके रीजंस क्या हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली? इसके रीजंस क्या हैं? ये जो आज रशिया और यूक्रेन में आज जो संकट है और पूरा विश्व से चिंतित है। एक और रशिया है, एक और नाटो फोर्सेस, अमेरिका यूक्रेन के समर्थन में खड़े हुए हैं। इसको समझने की लिए हमें द्वितीय विश्व युद्ध के साथ साथ इतिहास को थोड़ा सा दोहराना होगा। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय आधे यूरोप में, पूर्वी यूरोप में जो रूस की तरफ का हिस्सा है वहाँ रूस की सेनाएं थी, और जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी यूरोप का हिस्सा, वहाँ अमेरिका की सेनाएं थी। और अंतिम लड़ाई लेनिनग्राड में, रशिया में लड़ी गई, जहाँ सर्दी के कारण जर्मन फोर्सेस नहीं लड़ पाई और वहाँ पूरा सीन द्वितीय विश्व युद्ध का चेंज हो गया और जर्मन फोर्सेस हारने लगी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नई दुनिया थी उसके सेटलमेंट के लिए पोट्सडेम में, याल्टा कॉन्फ्रेंस में ये तय हुआ था कि भाई सब लोग जो एलाइड फोर्सेस हैं वो मिलकर चुनाव लड़ेंगी, वहाँ पर कराएंगी, और जो जनता वहाँ जिस सरकार को चुनेगी उसे सरकार दे के चली आएंगी। लेकिन हुआ नहीं ऐसा। जहाँ सोवियत संघ की सेनाएं थी पूर्वी यूरोप में, उन्होंने कराई, चुनाव कराए, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई। पश्चिमी यूरोप में अमेरिका ने कराई, वहाँ लोकतांत्रिक सरकारें आई, और पूरी दुनिया शीत युद्ध के दो हिस्सों में बट गई। लेकिन 1990 में अगर आप देखें तो 1990 तक आते आते ये जो शीत युद्ध है इसे समाप्त माना गया, क्योंकि कुछ आर्थिक कारणों से सोवियत संघ की अंदरूनी आंतरिक व्यवस्था बहुत गड़बड़ हो गई। और उसी समय 1990 में जब ये सोवियत संघ कमजोर हुआ तो बहुत सारे देश सोवियत संघ के साथ जो थे या बीच में इतिहास में कभी कभी मिलाए गए थे, वो देश उनमें एक स्वतंत्रता कि हम स्वतंत्र रहेंगे, ऐसा कुछ आवाज उठने लगी। और उसमें आपको याद होगा कि सेंट्रल एशिया के 5 देश, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे कंट्री, 5 देश वहाँ से आज़ाद हुए। लेकिन उन्होंने अपनी सुरक्षा और व्यापार को, इंटरनेशनल ट्रेड को सोवियत संघ से जोड़े रखा। उसी के साथ साथ ये जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, एस्टोनिया, लेटवानिया, लुथवानिया, छोटे छोटे देश हैं बाल्टिक सी के पास, वहीं पर उन्होंने, वो भी देश आज़ाद हुए। और इधर जॉर्जिया में और यूक्रेन में भी एक आवाज़ उठी कि हम देश से आज़ाद होंगे। और उसके बाद धीरे धीरे एक तरह से वहाँ सोवियत संघ के हम अलग होकर के स्वतंत्र देश हों, ऐसी आवाज़ उठती रही। और यूक्रेन 2014 में आकर के एक तरह से पूरी तरह से स्वतंत्र हुआ। वहाँ पर 14 में एक बार, 2 बार चुनाव हुए। एक बार रशिया समर्थक राष्ट्रपति आए, फिर वहाँ पर कुछ चुनाव में बेईमानी हुई, ऐसी कुछ आवाज़ें उठी। फिर दूसरी सरकार आई और वो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित करी। उसी समय क्रीमिया को भी यूक्रेन ने अपना हिस्सा बताया, लेकिन सोवियत संघ की सेनाओं ने क्रीमिया को अलग नहीं जाने दिया और क्रीमिया को उन्होंने अपने में मिला लिया। और तब से 2014 से ये संघर्ष थोड़ा सा और सामने आने लगा। लेकिन जो मुख्य रूप से जो ये समस्या है उसका कारण ये है, पहला तो ये कि 1990 में जब सोवियत संघ कमजोर हुआ तो कुछ देश उससे दूर हुए, और उसका फायदा उठाकर पूरे पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट सरकारें गिर गई। और उसका फायदा उठा करके अमेरिका और उसके समर्थक ब्रिटेन और फ्रांस वगैरह देशों ने नाटो का एक्सपेंशन करना शुरू करा। और पूर्वी यूरोप के जो देश पहले नाटो के खिलाफ एक संगठन बनाया था सोवियत संघ ने, कोमिकॉन, काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, जब वो सोवियत संघ समाप्त हुआ 1990 में तो वो संगठन भी समाप्त हो गया।
और शीत युद्ध कहा गया कि समाप्त हो गया, लेकिन अमेरिका ने उसका फायदा उठाते हुए, रूस की कमजोरी का फायदा उठाते हुए पूरे पूर्वी यूरोप के देशों को धीरे धीरे नाटो का मेंबर बनाना शुरू किया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 1993 में केवल 17 देश नाटो के मेंबर थे और आज 30 कंट्रीज नाटो के मेंबर हैं। तो सोवियत संघ की उस समय की कमजोरी का फायदा उठाते हुए उन्होंने पूरी यूरोप के देश, जो बिल्कुल सीमा जिनकी सोवियत संघ से मिलती है, उसको वो मिलाते गए और पोलैंड वगैरह सभी देश, रोमानिया, हंगरी, ये देश नाटो के मेंबर हो गए। और 2014 से धीरे धीरे सोवियत संघ ने कहना शुरू किया कि भाई नाटो को आप हमारे बहुत नज़दीक मत आने दीजिए, हमारी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। और लेकिन एक तरह से अमेरिका ने जो 2008 में जॉर्जिया को और 2016 में रोमानिया में मिसाइल शील्ड वहाँ पर लगाई। पोलैंड में उन्होंने एक यूएस बेस बनाया 16 में। तो एक तरह से धीरे धीरे नाटो का वो एक्सपेंशन करते गए और बाल्टिक सी में, अभी बाल्टिक सी के जो छोटे छोटे ये 3 कंट्रीज हैं, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इनको भी नाटो का मेंबर बनाया। तो नाटो के एक्सपेंशन से धीरे धीरे सोवियत संघ ने ये आवाज उठानी शुरू की कि हमारी सुरक्षा को खतरा है और आप नाटो को फार ईस्ट तक, हमारी सुदूर पूर्व तक उसको एक्सपेंड ना करें। तो पहला कारण तो ये है। और आज सोवियत संघ 1990 के मुकाबले आज उतना कमजोर नहीं है, तो मजबूत देश है, एक बड़ा कंट्री है, न्यूक्लियर पावर कंट्री है। और कहीं वो ये अब बताना चाहता है पूरी दुनिया को कि अब हम एक मजबूत देश हैं, हम 1990 वाले देश नहीं हैं और हम अपनी सुरक्षा, नाटो के एक्सपेंशन को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लगभग वैसा ही है जैसा कि आपको याद होगा 1962-63 में, 60 दशक में क्यूबा में अमेरिका ने भी जब लैटिन अमेरिका में बिल्कुल उनकी नाक के नीचे सोवियत यूनियन ने जब मिसाइल लगा दी थी क्यूबा में, न्यूक्लियर मिसाइल्स, तो अमेरिका ने ऑब्जेक्शन किया था और बाद में समझौता हुआ और वो अमेरिका, सोवियत यूनियन को वो मिसाइल्स हटानी पड़ी। उसी तरह से टर्की में भी अमेरिका ने मिसाइल्स लगाई थी और वो भी उसे हटानी पड़ी। तो ये पहले भी ऐसा हो चुका है। अमेरिका अपने एरिया में लैटिन अमेरिका को अपना प्रभाव क्षेत्र मानता है और उसमें वो नहीं चाहता है कि कोई दूसरा देश उसकी सुरक्षा को खतरा बने। थोड़े थोड़े एरियाज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में माने जाते हैं, जैसे साउथ चाइना सी, चाइना अपना क्षेत्र मानता है, हिंद महासागर भारत अपना क्षेत्र मानता है और हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में शांति बनी रहे, प्रतिस्पर्धा शक्ति की ना हो। तो पहला तो ये इशू है कि नाटो का एक्सपेंशन फार ईस्ट तक अमेरिका और उसके नाटो मेंबर्स करते आए। उन्होंने उन रूस के पड़ोसी देशों में अपने बेस बनाने शुरू किए, मिसाइल्स लगानी शुरू करी। यूक्रेन को उन्होंने $400 मिलियन की फौजी सहायता भी देने की घोषणा की। इससे रूस को ऑब्जेक्शन हुआ और उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन पर अटैक नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम उसको अपने में मिलाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा को खतरा है और नाटो का मेंबर वो नाटो के एक्सपेंशन को ना करें। दूसरा जो इसका बहुत महत्वपूर्ण जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो इसकी जो बैकग्राउंड है वो ये है कि ये एरिया आर्टिक ओशन के पास है, उत्तरी ध्रुव के पास है। आर्टिक ओशन में अभी नई गतिविधियां ये शुरू हो रही हैं कि आर्टिक ओशन में, रूस में, इवन यूक्रेन में एनर्जी रिसोर्सेज बहुत हैं, मिनरल रिसोर्सेज बहुत हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, तेल है। और आने वाली दुनिया में जो पूरी दुनिया में कुछ एनर्जी रिसोर्सेज के जो क्षेत्र हैं, जैसे साउथ चाइना सी में भी बहुत एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जो अरब देश हैं उनका ऑयल ख़त्म हो गया है और ज़्यादातर जो दुनिया है आने वाली दुनिया में वो सीएनजी गैस और या सोलर एनर्जी पर वो निर्भर होगी एनर्जी रिसोर्सेज के लिए। और सीएनजी गैसेस का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो आर्टिक ओशन है, जिसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव चारों तरफ लैंड से घिरा हुआ है और जो दक्षिणी ध्रुव है, एंटार्क्टिका जिसे आप कहते हैं, वो पानी से घिरा हुआ है, ओशन से घिरा हुआ है। तो कहीं इस लड़ाई के पीछे आर्टिक ओशन पे कंट्रोल का भी कहीं बैकग्राउंड में है कि भविष्य में इस एनर्जी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी इस क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में जो आर्टिक ओशन है, ये आर्टिक काउंसिल के द्वारा गवर्न होता है। इसमें 8 देश हैं, कनाडा है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन और यूएस भी है। अलास्का का एरिया जो यूएस का है वो इस क्षेत्र में आता है। तो आर्टिक ओशन पर कंट्रोल
भविष्य में हमारा रहे, इस ये भी एक कहीं बैकग्राउंड में अमेरिका और सोवियत संघ रशा में है। और इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एरिया रशा का है, नॉर्वे का है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत भी ये जो आर्टिक ओशन है, ये आर्टिक काउंसिल के जो 8 देश हैं उससे गवर्न होता है। और आर्टिक काउंसिल सोवरेंटी ये देश मानते हैं। और ये कहते हैं कि भारी जो देश हैं वो अपनी सैनिक गतिविधि इस क्षेत्र में नहीं कर सकते, और वो साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं, वो भी आर्टिक काउंसिल के देशों के साथ मिलकर के। तो हम ऑलरेडी भारत जो है रूस के साथ, नॉर्वे के साथ उस क्षेत्र में हमने समझौते किए हैं, इस बात को समझते हुए कि भारत की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। चाइना भी उस क्षेत्र में जा रहा है और हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हमें उसे गैस और एनर्जी रिसोर्सेज की सप्लाई करनी है। दूसरा, भारत अपने आप को विश्व का एक उभरता हुआ मजबूत देश मानता है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम आर्टिक ओशन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इसीलिए भारत की जो ओएनजीसी कंपनी है, उसने रशा की जो पेनक्रॉफ्ट एक कंपनी है तेल की, उसके साथ 26% शेयर के साथ काम करना शुरू किया है। जो हमारा गेल है, गैस लिमिट जो कंपनी है, उसने गैसप्रॉम जो रशिया का एनर्जी जाइंट है उसके साथ 20 साल का अनुबंध किया है, जहां हम सकालीन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा कि वहां से बहुत सारी गैस पाइपलाइंस भी जर्मनी और यूरोप के देशों में जा रही हैं। जैसे अभी आपको याद होगा जब ये कंट्रोवर्सी चली, तो एक पावर ग्रिड 2 जो एक पाइपलाइन है उसे अभी काम बंद कर दिया गया है। तो ये क्षेत्र एनर्जी रिसोर्सेज, हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज के लिए बहुत रिच है आर्टिक ओशन। और ये जो आर्कटिक ओशन है, इससे फिनलैंड और स्वीडन, नॉर्वे, ये बिल्कुल उसके किनारे वाले देश हैं, ज़मीनी इलाके उसके हैं। और नाटो फोर्सेस, अमेरिका और नाटो फोर्सेस ये चाहते हैं कि उस क्षेत्र में हमारा दबदबा बना रहे, और इसीलिए वो रूस की कमी कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हुए नाटो फोर्सेस का एक्सपेंशन करते गए। और आज रूस उस स्थिति में नहीं है। आज रूस की जो इकोनॉमी है या उसकी जो आर्थिक व्यवस्था है, जो उसकी सैनिक शक्ति है, वो मजबूत है। और उसने इससे ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हम नाटो के एक्सपेंशन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखा जाए तो कोई भी बड़ा देश अपने क्षेत्र के अंदर आसपास ये गतिविधि का विरोध करेगा ही। और दूसरा, आर्टिक ओशन के ऊपर हमारा कंट्रोल रहे, ये भी एक बैकग्राउंड में है। और तीसरा, ये जो घटना है ये आने वाले समय में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इशारा कर रही है। जो माना जाता था कि इंडो पैसिफिक दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र होगा आने वाले टाइम में, तो उसके साथ साथ ये आर्टिक ओशन का जो क्षेत्र है ये भी एक अब उभर करके आया है। और रूस और चाइना एक साथ मिलकर के एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप जानते ही हैं कि पावर स्ट्रगल है, कोई किसी का परमानेंट मित्र या दुश्मन नहीं होता। जियो पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं हर कंट्री के। जो वर्तमान के इंटरेस्ट हैं वो रशिया और चाइना को क्लोज किए हुए हैं। और भारत के भी जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो रशिया की तरफ ज़्यादा इस संकट में झुकते हुए हैं। और इसीलिए भारत ने अपनी जो पोजीशन है वो न्यूट्रल की हुई है। हमारे यूक्रेन से भी संबंध है, हमारे रशिया से भी संबंध है। और आर्टिक ओशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और सैनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट रशिया के साथ ज़्यादा हैं। और जहाँ तक इस प्रिंसिपल का सवाल है कि प्रिंसिपल ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का, कि ये हमारा इलाका है और हमारी ज़रूरतों को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए, इस दृष्टि से भी रशिया का पलड़ा इस पूरे उसमें भारी है। और भारत भी चूँकि हिंद महासागर को अपना क्षेत्र मानता है और उस प्रिंसिपल को हम भी मानते हैं, तो इसीलिए भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो रशिया के साथ खड़ी